वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2017 का पार्ट 3 का। केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2017 का 7वां पेपर। देखिए तो 7वां पेपर का पहला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन बैंक उल्टाए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, फ्यूरान इज नॉट एज रिएक्टिव एज पायरोल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए अभी क्या है कि इसमें से एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। आंसर 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो 5 क्वेश्चन पूरा करना रहता है, जिसमें से एक का करना कंपलसरी रहता है। तो उसी का एक का ए है, फ्यूरान इज नॉट एज रिएक्टिव एज पायरोल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम क्वेश्चन बैंक को बंद कर देते हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें, ज़रूर समझ में आएगा। तो एक्सप्लेन करने वाला है फ्यूरान। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन इज इन फॉलोइंग ऑर्डर। कहता है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी जो होता है पायरोल का, फ्यूरान का और थायोफिन का, वह जो फॉलोइंग जो दिया हुआ है उसी ऑर्डर में होता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, पायरोल जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद फ्यूरान होता है, उसके बाद थायोफिन होता है। तो पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग नहीं, यानी कि एक कम रिंग, यानी बेंजीन से एक कम 5 ठो कार्बन रहता है इसमें, ठीक है। और इसमें यन ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप रहता है। तो ये पायरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोल। यहाँ देखिए पंचभुज टाइप का लग रहा है, उसमें नाइट्रोजन है, तो ये हो गया पायरोल। तो ये समझ जाइएगा, जब भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन हो तो वह पायरोल कहलाता है, राइट। उसके बाद है फ्यूरान। पायरोल के बाद फ्यूरान होता है। फ्यूरान जो होता है वह ऑक्सीजन होता है इसमें, है ना, इस प्रकार के आकृति में ऑक्सीजन रहता है सेंट्रल एटम, और थायोफिन में सल्फर होता है। तो ये रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है ना। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, राइट, समझ रहे हैं ना। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जानते हैं ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ऑक्सीजन किस में है? फ्यूरान में है, और पायरोल में नाइट्रोजन है, इसीलिए पायरोल ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फ्यूरान, राइट। तो इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ समझ में, हमको लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आप तक जल्दी पहुँच पाएगा। और लाइक शेयर जरूर करें भाई, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपको इतना तो बनता है। तो बहरहाल देखिए, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। इसको हम लोग स्टेबिलिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज लिस्ट स्टेबल कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव, यानी कि जो कम स्टेबल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। इसीलिए देखिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसीलिए लेस, ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबिलिटी हो जाएगा इसका, राइट। तो यहाँ देखिए, इन केस ऑफ फ्यूरान कंटेन ऑक्सीजन एटम एंड इन केस ऑफ पायरोल कंटेन नाइट्रोजन एटम, वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन, सो स्टेबिलिटी इज जस्ट रिवर्स, हेंस फ्यूरान इज लेस रिएक्टिव देन पायरोल। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्यूरान में, पायरोल में नाइट्रोजन है और फ्यूरान में ऑक्सीजन है। तो पायरोल में ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, है ना। इसके कारण स्टेबिलिटी जो होगा इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए फ्यूरान इज लेस रिएक्टिव देन पायरोल हो जाएगा। आई होप ये एक का ये समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ लास्ट तक वॉच करें। हम इसको एक का ए हो गया, अब एक का बी बनाते हैं। तो एक का बी क्या है, थायोफाइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अब कह रहा है थायोफाइन जो होता है वह मोर रिएक्टिव होता है बेंजीन रिंग की अपेक्षा। तो क्यों होता है? तो यहाँ देखिए थायोफाइन, तो थायोफाइन जो होता है ना उसमें सल्फर होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। सल्फर वो 5 ठो बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग से कम कार्बन रहेगा, और उसमें सल्फर का यौगिक रहेगा। देखिए हम जैसा कि ऊपर हम लिखे हुए हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, यस दिया हुआ है, यही थायोफिन का स्ट्रक्चर है, राइट। उसके बाद अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए यहाँ तो एक्सप्लेन करेंगे, तो थायोफिन इज मोर रिएक्टिव।
thiopheene is more reactive than benzene due to presence of sulfur atom in 5-member ring. It is also because of delocalization of p orbital electron, so they are also called as p-rich aromatic. Sulfur has 6 electron over 5 carbon atoms, so thiopheene, pyrrole, furan are more reactive than benzene. कहता है कि थाइफिन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है बेंजीन किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर एटम इन 5-मेंबर बेंजीन रिंग, और 5-मेंबर रिंग में जो है सल्फर होता है, इसी कारण वह बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और इसका एक और कारण है, इट इज सो बिकॉज ऑफ डीलोकेलाइजेशन पी इलेक्ट्रॉन, और पी इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के कारण भी यह मोर रिएक्टिव होता है थायोफिन, राइट। यहाँ देखिए, सो देयर आर आल्सो कॉल्ड पी रिच एटम, इसीलिए यह जो है पी रिच यानी कि पी इलेक्ट्रॉन का इस पी ऑर्बिटल का रिच होता है ये एरोमेटिक्स, है ना। सल्फर है 6 इलेक्ट्रॉन ओवर 5 कार्बन एटम, सो थायोफिन, पायरोल और पायरोल, थायोफिन एंड फ्यूरान आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो जब भी पूछे यहाँ थायोफिन के बदले आप लोगों से पायरोल भी दे सकता है, यहाँ थायोफिन की जगह आप लोगों को फ्यूरान भी दे सकता है ना। तो यहाँ ये सब जो होता है थायोफिन हो चाहे फ्यूरान हो चाहे पायरोल हो, वह जो है मोर रिएक्टिव होता है बेंजीन रिंग के अपेक्षा। आई होप एक का बी भी समझ में आया होगा। अब एक का डी है, कोई 5 ठो, एक का 3 ठो एक्सप्लेन करना, 5 ठो एक्सप्लेन करने वाला रहता है, तो हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, और 2 ठो हो गया, सॉरी एक का 4 ठो करना है, तो हम 2 कर लिए। अब तीसरा है डी, एक का डी, सोप एंड डिटर्जेंट आर सर्फेक्टेंट सब्सटेंस। यहाँ देखिए, अभी बीच में अभी कोई नए आए हैं, तो अभी हम बता दें कि अभी हम लोग LNMU क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2017 का पेपर 7 कर रहे हैं। तो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट्स बना ले, इससे वरना सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट्स बना ले, उसको याद करें, लिखें, तो आपको पक्का से रिमेंबर हो जाएगा और परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और बहुत सारे इसके बेनिफिट भी हो जाएंगे, राइट। और अगर आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और शेयर अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, राइट। तो अभी देखिए, सर्फेक्टेंट इज ए सब्सटेंस। आप देखिए यहाँ फिलहाल अभी हम देख रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट आर सर्फेक्टेंट सब्सटेंस, यानी कि साबुन और डिटर्जेंट जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट सब्सटेंस होते हैं। क्यों होते हैं उसके रीजन को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए, तो सर्फेक्टेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच इज लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द मीडियम इन व्हिच इट इज डिजॉल्व इंटरफेशियल टेंशन विथ अदर फेज एंड इज पॉजिटिवली एब्जॉर्ब एट द लिक्विड वेपर इंटरफेस एंड अदर इंटरफेस। कहता है कि सर्फेक्टेंट जो होता है वैसा सब्सटेंस होता है जिसका सरफेस टेंशन कम से कम होता है, यानी सरफेस टेंशन मतलब होता है सिकुड़ने की प्रवृत्ति। कोई भी लिक्विड को सिकुड़ने की प्रवृत्ति ही सरफेस टेंशन कराता है। जिसका सरफेस टेंशन का मान जितना कम होगा वो उतना जल्दी वो सिकुड़ पाएगा, राइट। जैसे हम बोलते हैं वर्षा का बूंद, वो कितना ज़्यादा सिकुड़न होता है, तो वो सरफेस टेंशन के कारण होता है, राइट। तो यहाँ देखिए, तो वही सरफेस टेंशन जिसका कम होगा वही सर्फेक्टेंट हो जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ सब मीडियम इन विच इट डिजॉल्व इंटरस्टिकल टेंशन, जिसके कारण यह बहुत जल्दी अपने आप में किसी को घुला लेता है, इंटरस्टिकल हो जाता है विथ अदर फेज, जिस दूसरे सब्सटेंस अदर फेज में यह आसानी से इंटरस्टिकल हो जाता है। एंड पॉजिटिवली एब्जॉर्ब एट द लिक्विड वेपर, और लिक्विड वेपर को पॉजिटिवली एब्जॉर्ब कर लेता है इंटरफेयर एंड अदर इंटरफेयर्स। सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बाई spreading spontaneously over its surface, right. Surfactant lower the surface tension of a liquid by spreading spontaneously over its surface. We know that soaps and detergent has lower surface in liquid, so soap and detergent are surfactant substance। तो हमने जाना कि सर्फेक्टेंट वैसा सब्सटेंस होते हैं जिसके सरफेस टेंशन, सीधा समझ लीजिए, सर्फेक्टेंट वैसा सब्सटेंस होते हैं जिसके सरफेस टेंशन का मान से बहुत कम से कम होता है, राइट। और इसी कारण चूँकि हम लोग जानते हैं कि सोप और डिटर्जेंट का सर्फेक्टेंट कम होता है, इसी कारण गंदगी जब भी हम नहाते हैं या कपड़ा खींचते हैं तो वो गंदगी निकल जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम होने के कारण ये आसानी से घोल लेता है पानी में किसी भी मॉलिक्यूल को और उसको बाहर निकाल देता है ना। एक प्रकार का ये स्लैग हुआ, राइट। डिटर्जेंट जो हुआ एक प्रकार का स्लैग हुआ। बहरहाल अभी उसमें हम नहीं जाएंगे स्लैग में, अभी हम लोग सोप और डिटर्जेंट के बारे में ही जाने हैं, राइट। तो उम्मीद करते हैं एक का डी भी समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन कर लिए एक का, और एक क्वेश्चन और करना है 4, उसके बाद 2 के ए में हम लोग जंप कर। अब है एक का ई है,
डाइज आर डिफरेंट फ्रॉम ए कलर कंपाउंड। तो डाइज जो है वह कलर कंपाउंड से डिफरेंट होता है, क्यों होता है उसको रीज़न को हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी नया है तो उसको बता दें कि अभी हम लोग 2017 के क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन पेपर 7 का सोल्यूशन कर रहे हैं, LNMU क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, राइट, LNMU क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। तो अभी देखिए एक का हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। तो डाई या डिफर फ्रॉम ए कलर कंपाउंड, डाई जो होता है कलर कंपाउंड से डिफर होता है, क्यों होता है उसके रीजन को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए बहरहाल dyes are color organic compound that are used to impart color to various substance including paper, textile material, leather, drugs and plastic। कहता है कि डाई जो है कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कहाँ यूज किए जाते हैं, कलर जो कलर को इम्पार्ट करने में कहाँ काम आते हैं, जैसे पेपर टेक्सटाइल उद्योग में, मटेरियल में, लेदर में, ड्रग्स में, प्लास्टिक में इत्यादि में यूज किए जाते हैं डाइज, राइट। ये कलर को इम्पार्ट करने में यूज आते हैं। द डाई सब्सट्रैक्ट शुड बी the dye substance should be action the dye subtracts should be the action of various acid base and laundry and stable to light। ये जो है डाई जो सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो एक्शन ऑफ वेरियस एसिड, बहुत सारे एसिड बेस के एक्शन से और लॉन्ड्री से और स्टेबल टू लाइट से, राइट। अब यहाँ देखिए, अब जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है कि डाइज आर डिफर फ्रॉम कलर, तो यहाँ देखिए, तो ऑल डाइज में नॉट बी नेसेसरली कलर्ड, जितने भी डाई होते हैं वो नेसेसरली कलर नहीं हो सकते हैं। ऑल डाइज में नॉट बी नेसेसरली कलर सब्सटेंस, क्योंकि देयरफॉर ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एंड ऑप्टिकल brightners and whiteners which we called white dyes, they have a special property of absorbing UV light and re-emitting of visible light। कहता है कि सभी डाइज नेसेसरली कलर्ड हो सकते हैं, सभी डाइज जो हैं वह ये जरूरी नहीं कि वो कलर सब्सटेंस ही हो, क्योंकि ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और व्हाइटनर्स जो होते हैं जो व्हाइट डाइज कहे जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि यह डाई को सभी डाई कलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्हाइटनर और ब्राइटनर जानते होंगे, कभी आपने भी परीक्षा दिया होगा या OMR शीट भरा होगा तो उसमें कोई गलती हो जाता है तो व्हाइटनर्स का यूज करते हैं ना, तो एक प्रकार का वो भी डाई है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी डाई जो हैं वह नेचुरली कलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्राइटनर्स और व्हाइटनर्स जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है विच में बी कॉल्ड व्हाइट डाई, जो व्हाइट डाई कहलाता है, राइट। दे हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टीज एब्जॉर्बिंग यूवी लाइट एंड रिमिटिंग ऑफ विजिबल लाइट। कहता है ये क्या करता है, व्हाइट डाई और ब्राइटनर्स डाई क्या करता है, ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि यह यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिमिटिंग ऑफ विजुअल लाइट, और विजुअल लाइट को रीमिट कर देता है, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं एक का चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग 2 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें से हमने एक को पूरा कर लिया। अब दूसरा का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ हम क्वेश्चन में उल्टाए हुए हैं। अगर आप लोग अच्छा से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अच्छा से देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर से जरूर करें। आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो आपका ये भी एक फ़र्ज़ बनता है मेरे भाई मेरे दोस्त, कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो यहाँ देखिए डिस्कस 2 का है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग एनी 3। कहता है कि नीचे दिए गए किन्हीं 3 का सिंथेटिक एप्लीकेशन और मैकेनिज्म के साथ लिखें। तो हम 3 को लिखेंगे एक एक करके। तो देखिए यहाँ अब इसको हटा लेते हैं और अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 का बी हम देखे हैं, 2 का बी है डायल सल्डर रिएक्शन। तो डायल सल्डर रिएक्शन को हम लोग जानते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ। तो डायल सल्डर रिएक्शन देखिए, तो डायल सल्डर रिएक्शन क्या है, एंथ्रासिन गोज अंडर डायल सल्डर रिएक्शन विथ मैलिक अनहाइड्राइड टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एडक्ट। कहता है एंथ्रासिन जो है डायल सल्डर रिएक्शन करता है मैलिक अनहाइड्राइड के साथ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एडक्ट बना देता है। और यहाँ चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं हटेगा, मैकेनिज्म नहीं हटेगा, तो हम यहाँ नहीं लिखे हैं, आगे पन्ना में लिखे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ एंथ्रासिन है, ये जो है एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन एंथ्रासिन क्या होता है, जब तीन ठो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी को हम लोग एंथ्रासिन बोलते हैं, राइट। एंथ्रासिन जब रिएक्शन करता है मैलिक अनहाइड्राइड से, तो ये देखिए मैलिक अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड मैलिक है, मैलिक एसिड है, उसमें से H2O हट गया तो वही मैलिक अनहाइड्राइड कहलाता है, राइट। अनहाइड्राइड मतलब सिर्फ समझ लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एसिड, किसी भी बेस से जल का मॉलिक्यूल हट जाना ही अनहाइड्राइड कहलाता है, राइट। तो यहाँ देखिए मैलिक अनहाइड्राइड है, ये रिएक्शन करता है तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग एडक्ट बना देता है। यहाँ रिएक्शन देखिए मैलिक अनहाइड है और यहाँ से ये रिएक्शन करता है, ये वाला पार्ट इसमें अटैच हो जाता है, ये पार्ट इसमें अटैच हो जाता है, यही डायल सल्डर एडक्ट है, राइट।
अब दो का सी है, देखिए पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ देखिए पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकोल और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट क्या है, तो व्हेन ए पिनेकोल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 और moderately conc H2SO4, then the reaction takes place which lead to the formation of ketone known as pinecolone, and this particular reaction is known as pinecolone reaction। पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन कहता है कि पिनेकोल और पिनेकोलोन रिएक्शन क्या होता है कि, तो जब पिनेकोल को डाइल्यूट H2SO4 या मॉडरेटली कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है और क्या बना देता है, एक प्रकार का कीटोन बना देता है। क्या बना देता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बनाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, है ना, जिसको हम लोग पिनेकोलोन बोलते हैं। और इस रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछेगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप अभी गए हैं पार्ट 3 में, है ना, केमिस्ट्री ऑनर्स है आपका और पार्ट 3 में आप गए हैं, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, आपको ये क्वेश्चन अच्छा से तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए पिनेकोलोन, देखिए तो पिनेकोल क्या होता है, तो पिनेकोल जो सिंपली जिसमें डाईऑल हो, है ना, दो ठो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दो ठो OH ग्रुप हो, है ना, और मिथाइल ग्रुप हो, दो ठो मिथाइल ग्रुप और दो ठो अल्काइल ग्रुप और दो ठो अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो, तो वही पिनेकोल कहलाता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम पिनेकोल का कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ 2,3 डाईमिथाइल, आप लोग को शायद नहीं दिखा पा रहा होगा, अगर नहीं दिखा पा रहा है आप लोग को सही से, तो हमको भी इसका खेद है। बहरहाल देखिए, तो यहाँ दो, तो समझ गए हम जो बता रहे थे अभी। तो यहाँ हम पिनेकोल का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कौन सा, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल कहता है। तो यहाँ देखिए, एक 2 3 4 ठो है लंबा चेन, इसका नेमिंग करेंगे तो क्या नाम है इसका, 2,3, दो पर दो और 3 पर दो ठो मिथाइल ग्रुप है, तो 2,3 डाईमिथाइल, और ब्यूटेन है, 4 ठो कार्बन है, तो ब्यूटेन 2,3 डायोल है, इसके भी ऊपर नीचे OH है, इसके भी नीचे OH है। तो यह पिनेकोल है, पिनेकोल का एक उदाहरण लिया, राइट। अब पिनेकोल जो है मेरे भाई, वह डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो वही हमको बना देता है, वही हमको क्या बना देता है, CH3CO CH3 यानी कि यहाँ क्या करता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा तभी रिएक्शन याद होगा, अन्यथा आप लोग भटकते रह जाइएगा। यहाँ देखिए CH3 तो एज इट इज रहेगा, राइट, CH3 तो एज इट इज रहेगा यहाँ प्रोडक्ट में, पिनेकोलोन में। और यहाँ CH3 जो है, ये CH3 है, सेकेंड नंबर का CH3 जो है वो थर्ड नंबर कार्बन पर चला जाएगा, और यहाँ से OH ग्रुप हट जाएगा, H2O हट जाएगा, ये H2SO4 में का H मिल करके H2 बन के हटा देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसी का नाम पिनेकोल हो जाएगा। अब तो रिएक्शन तो हम लोग देख लिए, अब इसका मैकेनिज्म को देखेंगे। तो मैकेनिज्म देखिए, तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोफाइल का हम लोग करेंगे, तो ये पिनेकोल है ना, यहाँ से H अटैक करेगा, तो यहाँ से H2O हट जाएगा, है ना, बन जाएगा, यहाँ H अटैक आएगा तो ये बना देगा, ये फॉर्मली ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है, CH3 COH2 बन जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा तो OH2 बन जाएगा, राइट। स्टेप 2 में क्या होगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से एज इट इज ये कंपाउंड यहाँ उतर जाएगा और यहाँ से H2 हट जाएगा, ये H2O जो है, ये H2O जो है, ये H2O ये हट जाएगा और यहाँ से H2 हट जाएगा, तो यहाँ कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं C+ जो है वही कार्बोकटायन है। अब कार्बोकटायन को डिहाइड्रेशन करेंगे, तो यहाँ से हमारा H हट जाएगा, यहाँ से यहाँ से H हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH3 इस पर आ जाएगा थर्ड वाले कार्बन पर, तो यही हमको पिनेकोलोन बना देगा। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पिनेकोलोन अरेंजमेंट। आई होप ये दो का C समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना, लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और आप लोग नोट्स बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्किप करके देखें, स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, है ना। हम भी जब अपने टाइम में पढ़ा करते थे तो स्किप करके पढ़ते थे, तो अब उसका परिणाम हमको अब समझ में आ रहा है कि स्किप करने से समझ में नहीं आता है और ज़िंदगी भर के लिए डाउट रह जाता है। तो इसीलिए स्किप ना करें, हम समझाते हैं, एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करें आप लोग, है ना।
तो यहाँ देखिए बेकमैन जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम वीडियो बनाएंगे, उसके बाद से अगर वीडियो ना अपलोड हो तो फिर हम कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। देखो बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है, द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्जाइम, द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्जाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक रिएजेंट टू गिव एन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एमाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट। कहता है कि ऑक्जाइम को रीअरेंजमेंट करते हैं किसकी उपस्थिति में, एसिडिक रिएजेंट की उपस्थिति में, तो हमको क्या देता है, एन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एमाइड देता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो देखो ऑक्जाइम क्या होता है मेरे भाई, कि जब भी अमीन ग्रुप में OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है तो अमीन ऑक्जाइम कहलाता है। यहाँ देखिए दो ठो, यहाँ जो 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन जानते होइएगा आप लोग, 12th में पढ़े होइएगा। 2 डिग्री अमीन क्या होता है, वैसे अमीन जिसमें कार्बन परमाणु जिस नाइट्रोजन एटम्स जिस नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, राइट। उसके बाद 2 नाइट्रोजन ग्रुप होता है ना, इससे तो समझ लीजिए, एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है, एक भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता, सॉरी, एक भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्जाइम है, OH ग्रुप है, तो यहाँ से हट जाएगा कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो यहाँ जो है हमको बना देगा एन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एमाइड, तो यही है एन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एमाइड। तो इसका मैकेनिज्म भी हम लोग को देखना है, तो मैकेनिज्म आगे पढ़ने में देखते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए यहाँ है, मैकेनिज्म पढ़ने से पहले यहाँ देखिए प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्जाइम, ऑक्जाइम को प्रोटोनेट करेंगे, है ना। तो हमने जाना 2 डिग्री अमीन में OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन, चाहे कोई भी अमीन में इंट्रोडक्शन करते हैं, अमीन ग्रुप कोई भी अमीन में OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं तो वो अमीन क्या कहलाता है, ऑक्जाइम कहलाता है। तो ऑक्जाइम को हम लोग प्रोटोनेट करेंगे, तो हमको ये फिलहाल देखिए यहाँ से H कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, एज इट इज CN हो जाएगा, और ये OH जो है OH2 हो जाएगा। तो H, अब दूसरा स्टेप है रिमूवल ऑफ H2O एंड अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप। कहता है कि दूसरा स्टेप में हम लोग अल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट करेंगे और H2O हटाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे क्लोजली फ्रेंड, यहाँ देखिए ये एज इट इज रहेगा RR C डबल बॉन्ड C, यहाँ से OH2 हट जाए, OH2 हट जाएगा तो H2 हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा R, है ना, C डबल बॉन्ड एन R डैश हो जाएगा। अब रिएक्शन विथ वाटर, अब वाटर से रिएक्शन करवा देंगे स्टेप 3 में वाटर से रिएक्शन करा देंगे मेरे भाई। तो ये जो है सब ये जो है जो यहाँ से स्टेप 2 में बना था उसको H2O से रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ से ये H2O यहाँ जाएगा, है ना, OH यहाँ जाएगा, और यहाँ से अरेंजमेंट होकर के ये इसको डिहाइड्रेशन करेंगे, तो OH R C डबल बॉन्ड N R डैश हो जाएगा। इसको टॉटोमेरिज्म करेंगे तो हमको N सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एमाइड बन जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। 2 का क्वेश्चन है ना, 2 का 3 ठो करना है, 2 ठो कर लिए, एक और है क्वेश्चन हैं। अब है 2 का E, 3 ठो बनाना था 2 का, तो 2 कर लिए, एक और करना है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन क्या है, तो देखिए द कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम when treated with formaldehyde ammonia 1 degree अमीन या चाहे 2 डिग्री अमीन in presence of HCl to give aminomethyl और substituted aminomethyl, दिस रिएक्शन इज नोन एज मैनिक रिएक्शन। कहता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है और जब उसको हम लोग ट्रीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ और अमोनिया के साथ 1 डिग्री चाहे 2 डिग्री अमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो अमीनोमिथाइल बनाता है और सब्स्टिट्यूटेड अमीनोमिथाइल बना सकता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मैनिक रिएक्शन तो समझ में आ गया कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम होते हैं वह फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है इसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तो हमको अमीनोमिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड अमीनोमिथाइल बनाता है। इस रिएक्शन को मैनिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए फिनाइल एसीटोन, एक इसका उदाहरण लेते हैं। फिनाइल एसीटोन है, फिनाइल एसीटोन के पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम है ना, एक्टिव हाइड्रोजन एटम है ना, और इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की उपस्थिति में। तो यहाँ 2 डिग्री अमीन है R2NH, है ना, तो HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। सॉरी, इसमें 2 बार उपस्थिति बोल दिए हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है जब उसको फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के साथ HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमको सब्स्टिट्यूटेड अमीनोमिथाइल बनाता है। यही है सब्स्टिट्यूटेड अमीनोमिथाइल, है ना। तो ये इसको लिख लीजिएगा, जनरली रिएक्शन भी लिख दीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ
मैकेनिज्म मतलब होता है बनने की क्रिया, कैसे बनता है उसको आप लोग सबको इकट्ठा करके एक साइड लिख दीजिए तो वही मैकेनिज्म कहलाता है। तो यहाँ देखिए मैकेनिज्म में है फॉर्मल्डिहाइड को अगर अमीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो आपको अमीनियन इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, राइट, अमीनियन इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 ठो है ना, डबल बॉन्ड N और R हो जाएगा, तो यही है अमीनो इलेक्ट्रोफाइल, अमीनियन इलेक्ट्रोफाइल है। इसको हम लोग इसको अब हम लोग जैसे स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल करेंगे। तो यहाँ से फिनाइल एसीटोन एमी मतलब होता है मिथाइल ग्रुप है ये, राइट, ऐसा नहीं समझिएगा एमी क्या है ना, मिथाइल ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है। तो उसको हम लोग H+ की उपस्थिति में यानी कि इसको हम लोग प्रोटोनाइज करेंगे। तो यहाँ से हमारा CH2 CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये कहने का अर्थ इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ, ये टोटल ये जो है साइन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग जब इसको हम लोग प्रोटोनेट करेंगे तो अरेंजमेंट करेंगे तो OH अलग हो जाएगा, CH2 अलग हो जाएगा, है ना। यहाँ इसे CH गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसी को इनॉल न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब तीसरा स्टेप में हम लोग करेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब हम अटैक करवाएंगे इसको, तो न्यूक्लियोफाइल तो ये है, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग अटैक करवाएंगे तो ये हमको बना देगा ये ऐसा, ये बना देगा डबल बॉन्ड O, ये और ये NR2 बना देगा। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक अमाइड। वीडियो लंबा होने के कारण वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे कमेंट में आप ज़रूर करें कमेंट कि सर हमको और ज़रूरी है, अभी 2 ही तक क्वेश्चन हुआ है तो और हमें क्वेश्चन चाहिए, तो मैं ज़रा वीडियो बनाने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड। और अगला वीडियो तब बनेगा जब आप लोग 35 सब्सक्राइबर इंक्रीज करिएगा, तभी ही बनाऊंगा वीडियो, अन्यथा अब ये वीडियो लास्ट है, द एंड है, अब वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। एक ही शर्त पर बनाऊंगा, जब 35 सब्सक्राइबर इंक्रीज होना चाहिए तभी। तो इसमें आप हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू।